CPM नेटवर्क लेक्चर नंबर 3. ओके, हम ऑडिटिंग ऑफ CPM नेटवर्क चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. ओके, time grid diagram. In critical path method, the whole project is divided into number of small jobs or operations called the activity. Critical path method में क्या था कि जो भी whole project है उसको हम small operation में divide करते थे, जिसको हम activities बोलते थे. These activities are arranged in a logical sequence in the form of arrow diagram in which they are to be performed. That means हम क्या करते थे, sequence wise उसे अरेंज करते थे, नेटवर्क बनाते थे. दैट इज कॉल्ड एरो डायग्राम. ओके, नाउ द एरो शोज द ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी बट द लेंथ ऑफ एरो. दैट मीन्स उसमें लेंथ ऑफ एरो का कोई वैल्यू नहीं था, हम इसका कोई कैलकुलेशन हम नहीं करते थे. बस उसके नीचे जो ड्यूरेशन लिखते थे उसको हम कैलकुलेशन में देख लेते थे. लेंथ एरो की कितनी लेंथ है उसका कोई अंदर कंसिडरेशन नहीं था. ओके, the arrow does not show any unit of duration of the activity. But in case of time grid diagram method, the length of arrow indicates the unit of duration of each activity. But in time grid diagram में क्या है कि जो भी arrow की length है वो हम consider करते हैं. Okay, indicates the unit of duration of each activity. That means हम ग्राफ पेपर में कैसे दिखाते हैं कि भाई इसका ड्यूरेशन इतना है, तो टाइम ग्रिड डायग्राम में जो भी हम एरो दिखाते हैं उसकी कितनी लेंथ है उसका कंसिडरेशन हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी. टाइम ग्रिड डायग्राम में नेक्स्ट, टाइम ग्रिड डायग्राम मेथड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बिलो. The length of the arrow indicates the unit of the duration of each activity of the project. All the arrows indicating the activities are shown by the horizontal lines in unit length, and floats are indicated by dotted line. Float that means what, जो भी extra time लगता है that is called floats. Okay, तो floats को हम किस तरह से indicate करते हैं, dotted line से indicate करते हैं. The activities are arranged in a logical sequence and tail of each arrow starts at the head of the arrow for immediately preceding activity and then continues to the right side for the succeeding activity. That means पहले जो activity आती है that is called preceding activity, बाद में जो event के बाद में जो activity आती है that is called succeeding activity. That means दो event होते हैं for example. ओके, तो प्रीसीडिंग एक्टिविटी और प्रीसीडिंग इवेंट कौन सी है, तो जो पहले आई वो, और सक्सीडिंग एक्टिविटी और सक्सीडिंग इवेंट कौन सी है जो बाद में आता है वो. ओके, टेल यानी जहाँ से स्टार्ट होता है और हेड यानी जहाँ पे एंड होता है. जिस इवेंट पे एंड होती है एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड हेड इवेंट, और टेल दैट मीन्स जहाँ से स्टार्ट होती है इवेंट दैट इज कॉल्ड हेड टेल इवेंट, और जहाँ पे एंड होती है दैट इज कॉल्ड हेड इवेंट. When the number of the activities are starting simultaneously one point in the time grid diagram, they are shown by the parallel horizontal lines but by keeping vertical displacement. That means आप देख सकते हो यहाँ पे, हम एक एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा पता चलेगा आपको. यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सभी एक्टिविटीज प्लॉट किया है, बट एक इवेंट है उसमें से बहुत सारी एक्टिविटी निकल रही है, तो उसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी ये डिस्प्लेसमेंट देके फिर उसको आगे एक्टिविटी को दिखाना है. ओके, दैट मीन्स ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप कितना भी रख सकते हो, ऐसा कोई प्रोपोर्शन नहीं होता है, बट ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रख के फिर आप एक ही पॉइंट में से या एक ही इवेंट में से बहुत सारी एक्टिविटी जो निकलती है वो आप दिखा सकते हो. Okay. Then while drawing the diagram it is necessary to draw the critical path at or near the middle of the diagram. तो आपको critical path भी दिखाना होता है. Okay. Utility of the time grid diagram. The time grid diagram serves the various purposes such as in time grid diagram the arrows are drawn to the time scale and hence it is possible to show the calendar dates on the horizontal axis for the activities. That means आप डेट्स दिखा सकते हो कि ये डेट पे इतने ड्यूरेशन के बाद ये एक्टिविटी खत्म होगी,
तो वो आप टाइम ग्रिड डायग्राम में दिखा सकते हो, और इट इज मार्क्ड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसका आप लिख सकते हो. दिस इज नॉट पॉसिबल इन द नेटवर्क ऑफ क्रिटिकल पाथ मेथड. तो क्रिटिकल पाथ मेथड में ये पॉसिबल नहीं है. If each and every activity is named properly along its arrow and the dates along the horizontal axis are shown, the time grid diagram can be good guide during the construction period. That means the each and every activity is named properly. जो भी activity है उसका properly हमें नाम देना होता है. Dates along the horizontal axis, that means date दिया होता है. ओके तो सामने वाले को पता चलता है कि शेड्यूल वाइज कौन सा काम अभी स्टार्ट हो रहा है, क्या चल रहा है, और कौन सा जो भी एक्टिविटी है, कौन सा एक्टिविटी है फिनिश हुई, इस एक्टिविटी के बाद ये एक्टिविटी आएगी, जो भी एक्टिविटी चल रही है उसके बाद ये एक्टिविटी आएगी. तो वो कंस्ट्रक्शन में गाइड करता है, पता चलता है कि ये एक्टिविटी के बाद ये एक्टिविटी आ सकती है, ये एक्टिविटी फिनिश हो गई, ये एक्टिविटी करनी है. तो वो सब हमें पता चलता है इन टाइम ग्रिड डायग्राम. By observation of the time grid diagram, it is possible to determine the float time for each activity because the float times are shown by the horizontal dotted line. मैंने आपको आगे dotted line दिखाया, तो that is called float time. Okay, the length of this dotted line directly indicates the time. The time grid diagram is very useful for the resource leveling and balancing. Advantages of the time grid diagram. The various advantages of the time grid diagram are as follows. A visual inspection of the time grid diagram permits to determine the desirability of the shifting the construction schedule for some activities to obtain the better allocation of the resources like equipment, labor and material. A visual inspection of the time grid diagram permits to determine the desirability और shifting and construction schedule. तो टाइम ग्रिड डायग्राम पे से हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी जल्दी फिनिश हो जाएगी, कौन सा रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी में जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, लेबर है, मटेरियल है, कितना जाएगा. ओके वो सब भी हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग टाइम ग्रिड डायग्राम. तो हम दूसरी एक्टिविटी में भी उसको, जो फॉर एग्जांपल एक्टिविटी खत्म हो गई है, इक्विपमेंट, लेबर, मटेरियल, वो बहुत कौन किस जगह पे कौन से एक्टिविटी में कौन से इक्विपमेंट, लेबर, मटेरियल कितना यूज होगा, वो सब हमें पता चलेगा, और उसको टाइम कितना लगेगा वो भी हमें पता चलेगा. तो इंस्पेक्शन हम कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ टाइम ग्रिड डायग्राम इट इज पॉसिबल टू अल्टर द शेड्यूल्स विद इन द पीरियड्स परमिटेड बाय द फ्लोट टाइम. दैट मीन्स जो भी फ्लोट टाइम है उसको, जो भी शेड्यूल है वो फ्लोट टाइम के अंदर हम परमिट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो भी टाइम लगा है उससे थोड़ा ज्यादा. टाइम ग्रिड डायग्राम में क्या है, जो डॉटेड लाइन दिखाया हो दैट इज कॉल्ड फ्लोट. दैट मीन्स एक्स्ट्रा टाइम उसको वो चाहिए. ओके तो विद द हेल्प ऑफ द टाइम ग्रिड डायग्राम इट इज पॉसिबल टू ऑल्टर द शेड्यूल. टाइम ग्रिड का डायग्राम की वजह से आप जो भी शेड्यूल है उसको ऑल्टर कर सकते हो विद इन द पीरियड्स परमिटेड बाय द फ्लोट टाइम. फ्लोट टाइम के हिसाब से वो शेड्यूल आप चेंज कर सकते हो, उसका मतलब ये है. Difference between the network diagram and time grid diagram. In network diagram, the project is divided into number of the jobs and operations called the activity. These activities are arranged in a logical sequence in the form of arrow diagram in which they are to be performed. Now the arrow shows the duration of each activity, but the length of the arrow does not show any unit of the duration of the activity. In case of time grid diagram method, length of arrow indicates unit of duration of each activity. ओके बट इन टाइम ग्रिड डायग्राम में क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी देखते हैं, जबकि यहाँ पे एरो का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. इन टाइम ग्रिड डायग्राम द एरोज आर ड्रॉन टू द टाइम स्केल and hence it is possible to show the calendar dates on the horizontal axis for the activity. That means किस डेट पे कौन सा काम, कौन सी एक्टिविटी फिनिश होगी वो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखा सकते हो इन टाइम ग्रिड डायग्राम. बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन द नेटवर्क ऑफ द क्रिटिकल पाथ मेथड. दैट मीन्स क्रिटिकल पाथ मेथड जो भी है उसमें ये
नेटवर्क में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चलो इट इज नॉट पॉसिबल इन द नेटवर्क ऑफ द क्रिटिकल पाथ मेथड। तो क्रिटिकल पाथ मेथड में ये सब करना डिफिकल्ट है, हम नहीं कर सकते। ओके, बाय the observation of the time period diagram, it is possible to determine the float times for each activity because the float times are shown by the horizontal dotted line. The length of this dotted line directly indicates the time. That means इतना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वो हम डॉटेड लाइन से हम पता लगा सकते हैं, और बाय यूजिंग टाइम पीरियड डायग्राम हम पता लगा सकते हैं कि ये एक्टिविटी में ये एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। In the network diagram of the critical path method, we have find the earliest finish time or latest finish time of each and every activity, and difference between EFT and LFT gives the time available for the uh, time available for the delays, and it is known as a float. जो भी डिफरेंस आता है, ओके, क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या है, जो भी डिले आता है ईएफटी और एलएफटी जो भी आता है, तो दैट इज द टाइम अवेलेबल फॉर द डिलेज एंड इट इज नोन एज अ फ्लोट। दैट मीन्स कितना डिले हो रहा है काम, तो वो ईएफटी और एलएफटी का डिफरेंस करके हम पता लगा सकते हैं। ओके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फ्लोट। In case of the network diagram, UFT and LFT are same. There will be no float. Such events are the critical activities. The path joining these critical events is known as a critical path, and this path is shown by thick lines along the critical activity running in any direction from the left to right. जो भी हम नेटवर्क ड्रॉ करते हैं वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन केस ऑफ टाइम ग्रिड डायग्राम, द क्रिटिकल पाथ इज शोन बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन्स joining the activities in the horizontal direction only from left to right. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, ड्रॉ द टाइम ग्रिड डायग्राम फॉर द प्रोजेक्ट हैविंग द फॉलोइंग। ओके, तो टाइम ग्रिड डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो भी ए पॉइंट है दैट इज योर स्टार्टिंग स्टेशन, उसका ड्यूरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कितना है, 3 है। देन अगेन सी पॉइंट है, वो कहाँ से निकल, ए पॉइंट है कहाँ से दूसरा निकलता है, सी पे निकलता है। ए के बाद क्या आता है, सी आता है ना, यहाँ पे ए के बाद क्या है, सी है। तो यहाँ पे ए है, उससे पहले की एक्टिविटी कौन सी है, ए है, सी है, उसके पहले की एक्टिविटी कौन सी है, ए है, और उसके बाद की एक्टिविटी कौन सी है, डी है, डी एंड ई है। ओके, तो सी के पहले कौन सी है, दैट इज ए, और आगे कौन सी है, ई, डी एंड एफ। आगे कौन सी एक्टिविटी है, डी एंड एफ, सी इज प्रीसीडिंग एक्टिविटी। ओके, देन E is, there is C is एक्टिविटी है, उससे पहले कौन सी एक्टिविटी आती है, ए, और उसके बाद में कौन सी एक्टिविटी आती है, दैट इज सी है, बाद में कौन सी एक्टिविटी आती है, दैट इज ई एंड डी एंड ई। ए से पहले कौन से, ए जो भी एक्टिविटी है, ओके, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, यहाँ पे सब एक्टिविटीज दिया हुआ है, तो ए में ए फॉलोज बी एंड सी, दैट मीन्स ए में से कौन कौन सी एक्टिविटी निकल रही है, बी एंड सी निकल रही है। देन बी है, तो बी में से कौन सी एक्टिविटी पहले आती है, दैट मीन्स बी कहाँ से करना है आपको, ए से करना है। ओके, एंड डी एंड ई, ओके, तो डी एंड ई किसको फॉलो करता है, दैट इज बी। ओके, उसी तरह से सी पॉइंट है फॉर एग्जांपल, तो सी पॉइंट से पहले कौन सी एक्टिविटी आता है, ए, और सी पॉइंट से बाद में एक्टिविटी कौन सी आती है, डी एंड ई। ओके, बराबर है। देन ई जो एक्टिविटी है, तो ई एक्टिविटी से, ई एक्टिविटी जो भी है उससे पहले कौन सी एक्टिविटी आती है, दैट इज सी, बराबर। एंड
डी से पहले कौन सी एक्टिविटी आती है, दैट इज डी से पहले कौन सी एक्टिविटी आती है, दैट इज एफ। तो डी से पहले कौन सी एक्टिविटी आई, डी है। डी इज फ्रॉम बी एंड सी। बी किस में से निकल रहा है, तो बी एंड सी। तो आप देख सकते हो सी यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, तो नीचे एरो दिखा दिया, तो यहाँ और यहाँ से क्या निकल रहा है, डी। फिर ई है जो, वो किस में से निकल रहा है, सॉरी डी किस में से निकल रहा है, बी और सी में से। तो डी बी और सी में से निकल रहा है। ओके, देन एफ जो भी है वो डी से, एफ जो भी है दैट इज वो क्या होगा, डी की सक्सेसिंग एक्टिविटी होगी। दैट मीन्स डी के बाद में क्या आता है, एफ। ओके, अभी आपको बोला गया है कि 3, 4, 6 दैट इज ये आपको नेटवर्क ड्रॉ करना है। ग्राफ पेपर में कैसे ड्रॉ करते हैं उसी तरह से हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे टाइम ग्रिड डायग्राम दिया है जिसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बेस दिया हुआ है और जो वर्टिकल कॉलम जैसा है वहाँ पे आपको वो टाइम ग्रिड डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। Figure shows the time grid diagram. Activity B and C follows activity A and therefore activity B and C can start only when activity is complete. Activity B and C are parallel activities. Therefore, when the activity, therefore the vertical dotted line from the head of the activity A indicates the starting of the activity B. From the observation of the diagram, it is seen that the activity B has total float of 9 days and the activities D and F has total float of 7 days, while the activity G and K have total float 1 day. तो फ्लोट यानी जो भी हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है ना, दैट इज कॉल्ड फ्लोट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया था, तो यहाँ से इसमें प्रेशर फ्लोट यानी एफ से जो भी हमें फ्लोट दिखाया है, तो कितना ड्यूरेशन होगा इसमें, 3, 3, 2, 6, 7, 8। ओके, the activity D cannot be started before the activity B and C are completed. Similarly, the activity I cannot be started activity E can start only when activity B is complete. Activity C and E are parallel activity because they are not independent, and activity E has no concern with the starting point of the activity C, and activity E has a total float of 9 days. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ज्वाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो फर्स्ट जो भी एक्टिविटी है उसका ड्यूरेशन कितना लिया हमने, 8 डेज है। ओके, तो 8 डेज यानी यहाँ पे आएगा। देन बी पे 10 डेज है, तो बी पे 10 डेज है। ओके, देन सी पे 7 डेज है, सी पे 7 डेज है, डी पे 4 डेज है। उस से आपको ये नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ओके, activity A starts at 0 time. Activity B can start only when E is complete. Activity C can start only when activity A and B is complete. Activity D can start only when activity B and C is complete. Activity E can start only when the activity B is completed. Activity C and E are parallel activities because they are independent, and activity E has no concern with the starting of the activity C, and activity E has a total float of 9 days. तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल फ्लोट कितना है, तो दैट इज 8, 10। ओके, तो B2 यहाँ की बात करें तो ये A2 जो भी स्टार्टिंग पॉइंट जो भी है A2 B और B2 दिस लाइन, तो कितना है टोटल फ्लोट, दैट इज 7। देन अगेन दूसरा फ्लोट हम यहाँ पे दिखाएंगे,
So दूसरा float is कितना फ्लोट है, बी और सी के लिए कितना फ्लोट है, 7 days. Okay, then load activity F can start only when the activity D is completed. Activity G can start only when the activity E is completed, and it has a total float time of 6 days. Activity H can start only when the activity B, D, E are completed, and it has a total float of 8 days. Through it has only activity time of 1 day. The activity 1 R starts only when the activities E, G, H, F, G, H, sorry. FGH are completed, and the end of the activity is known as a completion of the project. Okay, thank you.